हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नवीन पाठशाला पर। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टॉप 25 एमसीक्यू। ये टॉप 25 एमसीक्यू के सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। आप लोग यदि पहला वीडियो नहीं देखे तो पहले उसको देख लीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। दोस्तों, इसमें हम लोग 25 क्वेश्चन देखेंगे जो कि सभी सब्जेक्ट को एक साथ मिक्स करके बनाया गया है। ये सीरीज आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो देखते हैं पहला प्रश्न है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 दिन। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन 8 घंटा में लगाता है, जिसे चंद्रमास कहते हैं। चंद्रमा की सतह और उनकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है। और चंद्रमा का अक्ष तल पृथ्वी के अक्ष के साथ 58.48 अक्ष कोण पर बनता है। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य। सम्राट अशोक मौर्य वंश से संबंधित थे और मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। जब अशोक राजगद्दी पर बैठा तो उस समय वो अवंती का राजपाल था और पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। अगला प्रश्न है, संसद का ऊपरी सदन कौन है? तो संसद का ऊपरी सदन राज्यसभा है। और राज्यसभा से रिलेटेड अन्य फैक्ट जानते हैं। और संसद के निम्न सदन को लोकसभा कहते हैं। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। और भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ था। तो परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन अगस्त 1948 ईस्वी में हुआ था। और इस आयोग का गठन डॉक्टर होमी जे भाभा की अध्यक्षता में हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना हुई थी। यह है परमाणु ऊर्जा आयोग 1948 में और परमाणु ऊर्जा विभाग 1954 ईस्वी में। और परमाणु ऊर्जा आयोग के गठन डॉक्टर होमी जे भाभा की अध्यक्षता में हुआ था। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कारक किसने किया था? ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कारक कौन है? तो यह है नरेंद्र सिंह कंपानी ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक है। ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक सिद्धांत पर आधारित है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इस पूर्ण आंतरिक सिद्धांत पर आधारित है। पूर्ण आंतरिक सिद्धांत क्या है, यह युक्ति क्या है, यह यंत्र क्या है ऑप्टिकल फाइबर? तो यह एक ऐसा यंत्र है जो कि प्रकाश सिग्नल को इसकी तीव्रता में बिना परिवर्तन किए, बिना क्षय किए एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करता है, चाहे मार्ग कितना भी टेढ़ा हो। यह एक रेशेदार कांच का बना होता है और ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग दूरसंचार में और मनुष्य के शरीर के आंतरिक भाग के परीक्षण में किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद के सिफारिश पर महासभा के द्वारा की जाती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा। साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और यूएनओ के सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। और यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पे अवस्थित है। कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया था। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन 16 मई 1946 को हुआ था। और इस योजना में ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य थे। पहला पैथिक लॉरेंस, दूसरा सर स्टीफोर्ड क्रिप्स, तीसरा एवी अलेक्जेंडर। और 15 मार्च 1946 ईस्वी को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली के द्वारा
घोषित किया गया कि भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा? प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया था? तो नौरोज का प्रवर्तन बलबन। पिछले सेट में भी ये प्रश्न आया है, आप लोग यदि उस सेट को नहीं देखें तो पहले उसको देख लें, ज़्यादा फायदा होगा। ये प्रश्न प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन बलबन के द्वारा किया गया। बलबन का जो वास्तविक नाम है वो बहाउद्दीन है। बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था और बलबन 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा और इन्होंने मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली को सफलतापूर्वक रक्षा की और इसने अपने दरबार में सिजदा और पौबोस की प्रथा की शुरुआत की। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वायसराय था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय जिन्हें भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर भी कहा जाता है। और कैनिंग के समय ही 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र था, तो यह है वीणा। भारत का सबसे प्राचीन संगीत यंत्र, भारत में जो प्राचीन वाद्य यंत्र है वो वीणा है और सबसे प्राचीन धातु तांबा है। बदरुद्दीन डागर वीणा वाद्य यंत्र से संबंधित है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि बदरुद्दीन डागर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो ये वीणा से संबंधित है। और साथ ही बांसुरी से संबंधित व्यक्ति हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष है। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो पहली यदि अस्थाई फैक्ट्री पूछा जाए तो पहली अस्थाई सूरत होगा और अस्थाई पूछा जाए तो मसूलीपट्टनम होगा। मसूलीपट्टनम। जब दोनों में से कुछ भी ना हो, ना अस्थाई हो ना अस्थाई हो, तो उस कंडीशन में सूरत आंसर होता है, क्योंकि जो मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई थी फैक्ट्री वो अस्थाई फैक्ट्री थी। ये 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में और सूरत में 1608 में पहला प्रयास किया गया था, लेकिन यह प्रयास सफल नहीं हुआ, तो इस आधार पर सूरत माना जाता है। लेकिन जब अस्थाई और अस्थाई दे करके दे तो ज़्यादा स्पष्ट होता है, अस्थाई सूरत होता है और अस्थाई मसूलीपट्टनम होता है। बंगाल में राजस्व का इस्तेमारी बंदोबस्त, जिसे अस्थाई बंदोबस्त भी कहा जाता है, किसने लागू किया था? तो ये कॉर्नवालिस के द्वारा ये लागू किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा महाराष्ट्र में राजस्व का इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया गया था और कॉर्नवालिस ने कंपनियों के कर्मचारियों के व्यापारिक व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया था और अस्थाई बंदोबस्त की पद्धति के तहत जमींदारों को भू राजस्व का 89% कंपनी को देना था। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते किससे भारित किए जाते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के वेतन और भत्ते संचित निधि से भारित किए जाते हैं। साथ ही भारत में संचित निधि का जो वर्णन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(1) में है और 267(1) में संसद और राज्य विधानमंडल को यथास्थिति में भारत और राज्य के आकस्मिक निधि सृजित करने की शक्ति प्रदान करता है। यह अनुच्छेद 267 में है। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः इसे मतदान का अधिकार नहीं होता है, किंतु राज्यसभा के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उपराष्ट्रपति को प्राप्त है और भारतीय संघ के कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है।
सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है, तो सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र महासागर है। रचना और कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण की मिलीजुली इकाई को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम टेंसले नामक वैज्ञानिक ने किया, तो ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है, तो इसका आंसर होगा टेंसले। और पारिस्थितिकी तंत्र दो घटक से मिलकर बनता है, एक जैविक घटक और दूसरा अजैविक घटक। जैविक घटक भी तीन तरह होते हैं, तीन पार्ट होते हैं उनका, जिसमें उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक होता है। और एक और प्रश्न पारिस्थितिकी तंत्र से रिलेटेड है कि पारिस्थितिकी तंत्र का आतंक किसे कहा जाता है, तो यूकेलिप्टस को कहा जाता है, क्योंकि ये सर्वाधिक पानी सोखता है। श्वेत रक्त कोशिकाएं किस में उत्पन्न होता है, तो ये बोन मैरो में होता है, और उसे हिंदी में अस्थि मज्जा या लसिका ग्रंथि कहते हैं। अस्थि मज्जा कहते हैं बोन मैरो को, और साथ ही लसिका ग्रंथि में श्वेत रक्त कोशिकाएं उत्पन्न होती है। और आकार और रचना की दृष्टि से श्वेत रक्त कणिका जो है अमीबा के समान होता है, और इसमें केंद्रक रहता है। श्वेत रक्त कणिका का जीवन काल 3 से 5 दिन होता है, और WBC का सबसे अधिक भाग जो है इसी कणिकाओं से बना होता है। भारत का अंतरिक्ष स्पेस रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र कहाँ है, तो भारत का अंतरिक्ष स्पेस रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र श्रीहरिकोटा में अवस्थित है। साथ ही SAR केंद्र इसरो का प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र है, जो कि आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पे है। और मुख्य नियंत्रक सुविधा MCF हसन इनसेट जो है उपग्रह के प्रक्षेपण के बाद की सभी गतिविधियां और निगरानी एवं नियंत्रण का दायित्व कर्नाटक के हसन में स्थित मुख्य नियंत्रण सुविधा केंद्र के पास है। और MCF का पूर्ण रूप है मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कालिदास ने लिखा, ऋतु संहार, कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम, उपरोक्त सभी पुस्तक कालिदास के द्वारा लिखा गया है। कालिदास संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि थे, और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्न में से एक रत्न थे। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किस को हराया था, तो पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। और पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ी गई थी, और इस युद्ध में बाबर की विजयी हुई। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी, और गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी था। असहयोग आंदोलन कब स्थगित कर दिया गया, असहयोग आंदोलन को चोरा चोरी कांड के बाद 1922 ईस्वी में स्थगित कर दिया गया था। चोरा चोरी कांड 4 फरवरी 1922 ईस्वी को घटित हुई थी। इसके बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। साथ ही असहयोग आंदोलन से संबंधित अनफैक्ट देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत के उत्तर में गांधी जी के द्वारा 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। 1 अगस्त को किस महत्वपूर्ण नेता की मृत्यु हो गई, तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को 1 अगस्त 1920 ईस्वी को किसकी मृत्यु हो गई, तो यह है बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न, संसदीय शासन में वास्तविक और कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है, तो इसका राइट आंसर होगा वास्तविक और कार्यपालिका है तो प्रधानमंत्री के पास वास्तविक और कार्यपालिका शक्ति होती है। साथ ही जो राष्ट्रपति होता है ये कार्यकारिणी का नाम मात्र का अध्यक्ष होता है, वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है।
अधिकांश मौसम की घटनाएं संबंधित है, तो अधिकांश मौसम की घटनाएं क्षोभ मंडल से संबंधित है। और धरातल से क्षोभ मंडल की ऊंचाई की ध्रुवों पर से 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर 16 किलोमीटर मानी जाती है। और क्षोभ मंडल में परत में ऊंचाई में वृद्धि के साथ ही तापमान में गिरावट होती है। और समताप मंडल में जेट वायुयान को उड़ने के लिए उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि यहाँ की वायुमंडल धुंध कण और मौसमी घटनाओं से मुक्त होती है। एक सींग वाला गेंडा निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है। तो असम और पश्चिम बंगाल में एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। एक सींग वाला गेंडा असम के काजीरंगा में और पश्चिम बंगाल के गोरुमारा नेशनल पार्क में पाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का मापन किस एजेंसी के द्वारा किया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय का मापन सांख्यिकी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के द्वारा किया जाता है। और राष्ट्रीय आय का आकलन के कार्य में राष्ट्रीय प्रतिशत सर्वेक्षण संगठन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की सहायता करता है। विश्व व्यापक जाल, जिसको इंग्लिश में वर्ल्ड वाइड वेब अर्थात शॉर्ट में WWW बोलते हैं, के आविष्कारक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली। साथ ही कंप्यूटर से अन्य सभी टर्म जिसके जो आविष्कारक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के आविष्कारक JS किल्बी है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। और कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान वान न्यूमैन का माना जाता है। ईमेल के आविष्कारक रे टॉमलिंसन है। सुपर कंप्यूटर के आविष्कारक JH वेन टेसल है। और मॉडर्न कंप्यूटर के आविष्कारक जॉन विसेट एटनसॉफ को माना जाता है। इस तरह से हम लोगों ने 25 महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रृंखला को देखा। आपको यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे। और इस तरह के आगे भी वीडियो दिया जा रहा है, और जो कि आपके आने वाले किसी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम के लिंक से जुड़ जाए। वहाँ आप प्रतिदिन वीडियो पोस्ट कर दिया जाता है, आप वहाँ से वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।